brought to you by Infinix. 29 मार्च 2023 चुनाव आयोग ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। बताया कि 13 अप्रैल को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, मतलब इस दिन से आचार संहिता भी लागू होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ नामांकन भी शुरू हो जाएंगे, चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। आज 12 अप्रैल है और कर्नाटक से आ रहे हैं इस्तीफे। ढेर सारे वीडियोस हमारे सामने हैं जिनमें कहीं विधायकों के समर्थक अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं टिकट कटने से दुखी विधायक रोते दिख रहे हैं। किसी पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया जा रहा है तो किसी प्रदेश उपाध्यक्ष को मनाने की भरसक कोशिश हो रही है। ललन टॉप शो में आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर ही बात होगी। साथ में ये भी समझेंगे कि कैसे दो दूध कंपनियां अचानक से राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। 11 अप्रैल को देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में राज्य की कुल 224 में से 189 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। लिस्ट में 52 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 9 विधायकों के टिकट कटे हैं। कुछ ऐसे विधायक भी हैं जिनका पहली लिस्ट में नाम नहीं है। वो नर्वस हैं कि कहीं उनका टिकट भी कट नहीं जाए। इनमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का। शेट्टार ने पार्टी नेतृत्व के फैसले पर नाराजगी जताई है और ऐसा करने वाले वो अकेले भी नहीं हैं। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले जिन्हें टिकट मिल गया है उन्हें जान लेते हैं, उन समीकरणों को समझ लेते हैं जिनका ध्यान रखते हुए टिकट्स बटे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को शिग्गांव सीट से टिकट मिला है। बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र को शिकारीपुरा से टिकट मिला है। शिकारीपुरा येदियुरप्पा परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने वी सोमन्ना को टिकट दिया है। लिंगायत समुदाय से आने वाले सोमन्ना बोम्मई सरकार में मंत्री हैं। एक और मंत्री आर अशोका को कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के खिलाफ बीजेपी ने उतारा है। अशोका वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पुराने नेताओं के बजाय नए चेहरों को तरजीह दी है। लिस्ट में 52 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सामाजिक समीकरणों की कुछ बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय पर बड़ा दांव तो खेला ही है, दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को भी उनके लिए आरक्षित सीटों से ज्यादा सीटों पर टिकट्स दिए हैं। पार्टी ने लिंगायत समुदाय से आने वाले 51, वोक्कालिगा समुदाय से आने वाले 41 नेताओं को टिकट दिए हैं। इसके अलावा दलित और आदिवासी समुदाय से आने वाले 46 नेताओं को पार्टी ने चुनाव में उतारा है, जबकि 189 सीटों में रिजर्व सीटें 42 ही हैं। इसके अलावा 32 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को भी पार्टी ने टिकट दिया है। सारे समीकरणों को ध्यान में रखने के बावजूद लिस्ट आई तो बवाल शुरू हुआ। पहला बड़ा नाम सामने आया जगदीश शेट्टार का। उन्होंने लिस्ट से नाराजगी जताते हुए कहा कि उनका नाम लिस्ट में होना चाहिए था। कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिले या न मिले। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे हाईकमान से फ़ोन आया कि मैं दूसरों को अवसर दूं। मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 30 साल से काम कर रहा हूं और पार्टी मैंने बनाई है। मैं सीएम भी रह चुका हूं। मैंने उनसे पूछा कि मैं 6 बार विधायक चुना गया हूं, मेरे चुनाव न लड़ने की वजह क्या है? क्या कोई सर्वे आया है जिसमें दिख रहा है कि मैं नहीं जीत रहा हूं? मेरी हाईकमान से विनती है कि मुझे 7वीं बार चुनाव लड़ने दिया जाए। मेरा परिवार जनसंघ के दौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से जुड़ा रहा है। मुझे पहले बता दिया गया होता तो यह सम्मानजनक होता। मैं इस फैसले से आहत हुआ हूं। मैं किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ूंगा। ये नेताजी के शब्द हैं। 6 बार के विधायक शेट्टार राजनीति में आने से पहले आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1994 में पहली बार विधायक बने थे। उत्तरी कर्नाटक में शेट्टार की पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है। जुलाई 2012 में वो करीब 10 महीनों के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी बने थे। ये वो समय था जब 5 साल में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बनाए थे, बीएस येदियुरप्पा, सदानंद गौड़ा और जगदीश शेट्टार। 67 साल के शेट्टार विधानसभा में नेता विपक्ष और स्पीकर की भूमिका भी निभा चुके हैं। बगावत के खुले ऐलान के बाद शेट्टार को दिल्ली तलब किया गया है। शेट्टार ने कहा कि पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने उन्हें कॉल किया और बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया। आज दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई, जिसके बाद शेट्टार ने क्या कहा आप देख लीजिए, सुन लीजिए। I met National President JP Nadda ji, and I explained everything about my constituency, and I expressed that I am going to contest, being as a senior leader and ex-chief minister. I expressed my view that I am going to contest election, and last 6 consecutive election I got elected. So give me another opportunity, and everything is explained, and accordingly
he expressed that he is going to discuss with other leaders and will come to the conclusion. टिकट कटने से नाराज नेताओं की लिस्ट में अगला नाम पूर्व उप मुख्यमंत्री और सूबे में भाजपा के उपाध्यक्ष लक्ष्मण सावदी का है। अथानी सीट से टिकट चाहते थे, नहीं मिला। वो यहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2018 में वो कांग्रेस के महेश कुमथल्ली से हार गए थे, जिसके बाद उन्हें विधान परिषद के लिए चुना गया। कांग्रेस विधायक महेश कुमथल्ली बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इस बार बीजेपी ने उन्हें ही टिकट दिया। माने विनेबिलिटी को तरजीह दी गई और पुराने भाजपाई की जगह दूसरी पार्टी से आए नए भाजपाई को टिकट मिला। इस मसले पर बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सावदी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। सावदी के साथ साथ 2019 में कांग्रेस जेडीएस से बीजेपी में आए सभी विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इसे लेकर भी काफी नाराजगी देखी जा रही है ओल्ड गार्ड में। समझते हैं एक्सपर्ट्स इस पर क्या सोचते हैं। तो जगदीश शेट्टर, बीजेपी ने शायद सोचा नहीं कि वो रिवोल्ट करेंगे। जगदीश शेट्टर एक बड़ा लीडर है, 6 बार एमएलए हो चुके हैं और हुबली धारवाड़ में वो बहुत प्रोमिनेंट लीडर है। उनका बहुत डोमिनेंस है वहां पर और वो एक लिंगायत लीडर है ना। लिंगायत कर्नाटका में बीजेपी को यूजुअली वोट डालती है, वो बीजेपी को सपोर्ट करती है लिंगायत कम्युनिटी, और लिंगायत एक डोमिनेंट कम्युनिटी को होता है कर्नाटका में। तो लिंगायत कम्युनिटी का लीडर जगदीश शेट्टर, बेसिकली बीजेपी में बीएस येदियुरप्पा के बाद जो लिंगायत जो चेहरा है वो शेट्टर है, जो सबसे बड़ा लिंगायत लीडर। तो उनको अगर दुख देना और उनको टिकट ना देना का मतलब है कि शेट्टर ने कसम खाई थी कि वो इंडिपेंडेंट खड़ेंगे। तो अगर इंडिपेंडेंट खड़ेंगे तो वो कांग्रेस की वोट थोड़ी ना छीनेंगे, तो वो इंटरनली बीजेपी की वोट को वो खा जाएंगे। तो ये डर के मारे अब हमें क्या पता चला है कि बीजेपी ने शेट्टर को दिल्ली में उनको समन किया है। वो जेपी नड्डा से मिले भी हैं जगदीश शेट्टर जी, और अभी अभी खबर आई है कि शायद जगदीश शेट्टर को वो सेकंड लिस्ट में अब टिकट देंगे। वही और लक्ष्मण सावदी को चांस दिया गया था, उनको एमएलसी बनाया डिस्पाइट लूजिंग। जो वो हारे भी थे, फिर भी उनको बीजेपी ने एमएलसी का पोस्ट दिया। फिर उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया। वो बड़ी बात थी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कोई ऐसे ही थोड़ी ना बनाता है, और वो भी एक कैंडिडेट जो हार चुका है उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो उतना तक बीजेपी ने किया था लक्ष्मण सावदी को। मगर ये बार जब टिकट दे रहे थे, इनको पता चला कि अतनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, लक्ष्मण सावदी ये बार भी शायद हार सकता है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जितना भी लक्ष्मण सावदी कहेगा कि मैं पार्टी के लिए इतना लॉयल था और इतना काम किया है, इतने सालों काम किया है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को अब विनेबिलिटी देखना है। यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले देखा जाए तो बीजेपी का जो टिकट बंटवारा हुआ है, तो फिर उनमें से कल शुरुआत में ही उन्होंने बताया कि नए लोगों को और नए छवि ला रहे हम बीजेपी में, खास करके कर्नाटका के लेकर। पर कर्नाटका को लेकर नए छवि सच्ची में आया है, ये तो सबसे पहले पूछने वाले प्रश्न है। जहां पे बीजेपी का कार्डर मजबूत नहीं है, वहां पे आप नए लोगों को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी को लड़ाना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय पक्ष है, 224 में आपको कैंडिडेट्स तो रखना ही पड़ेगा। पर जिन जिन जगहों पे कार्डर है और जहां पे मजबूत है, जहां पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वहां पे नए छवि आया है कि नहीं आया है, ये तो सबसे पहले देखने की बात है। तो फिर अगर नए छवि आना पड़ेगा तो फिर इसका मतलब होता है तो फिर पुराना जो भी नेता है तो फिर उनको विदाई देना पड़ेगा। तो फिर उनमें से 10 सीटों पे ऐसे सक्षम हुआ है, ऐसे तो अभी लग रहा है। उसमें से एक सीट है जो ईश्वरप्पा, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, तो फिर उनको टिकट नहीं मिलने वाले थे, तो उन्होंने खुद बेइज्जती होने से पहले उन्होंने खुद बोल दिया कि नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ। और जगदीश शेट्टर को भी फोन आया था, पर उन्होंने रेबल होकर कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो फिर इससे पहले रही थी तो रहा था। मुझ में शायद ये तो कह सकते थे 2 महीने पहले ये डिसीजन ले सकते थे। अभी नॉमिनेशन तय करने में 2 दिन बाकी है, तो फिर अब क्यों ऐसे करना है। जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावदी के अलावा बेलगांव उत्तर सीट से अनिल बिनाके और रामदुर्ग सीट से महादेवप्पा यादवाद का टिकट कटने पर समर्थकों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। इसी तरह उडुपी से विधायक रघुपति भट्ट को टिकट नहीं मिला तो वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी टीवी से मिली, इस बात का उन्हें दुख है। हालांकि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का कहना है कि सब एकजुट हैं और जो उम्मीदवारों से सहमत नहीं है उनसे बातचीत की जा रही है। माने सबको मनाने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि नेताओं की नाराजगी बीजेपी के लिए काफी नुकसानदेह भी हो सकती है। कितना, ये जानने के लिए चलते हैं
जानकारों के पास। ओल्ड गार्ड्स को ऐसे हटाना जो इलेक्शन में इतने, अगर सही में हटाना चाहते हैं तो 1-2-3 महीने पहले ही अगर नए कैंडिडेट्स को अगर बोलते कि आप ये कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ सकते हो, या हिंट भी देते, या ऐसा कुछ डायरेक्शन होता, तो ये नए कैंडिडेट्स कैंपेनिंग करके अपना सपोर्ट खड़ा करते वहां पर। मगर अब 10 दिन भी नहीं बचा है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। 10 दिन के अंदर जब, अब तो कैंडिडेट्स अब 20 दिन या 30 दिन है, 30 दिन से कम ही है कैंपेनिंग करने के लिए, तो कितना तक वो डोर डोर जाके, मतलब हर एक घर जाके उनका चेहरा वहां पर फेमिलियराइज करेंगे? बहुत ही मुश्किल होगा। जो नए कैंडिडेट्स है उनको एक बताने के लिए लोगों को, वोटर्स को, कि हाँ हम नए कैंडिडेट है, हम यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं और आप हमें वोट दीजिए। एक ट्रस्ट फैक्टर भी होना चाहिए, तो उसके लिए एटलीस्ट 2-3 महीने का कैंपेन होना चाहिए था। और यही शायद एक गलत मूव है कि उन्होंने, बीजेपी ने नए कैंडिडेट्स को अनाउंस किया है, मगर सिर्फ 20 दिन ही है कैंपेनिंग के लिए, बहुत ही कम वक्त है। वो कितने दूर तक वो जा पाएंगे सक्सेसफुल होने के लिए? और हमें जो पता चला है, जो 52 कैंडिडेट्स जो नए चेहरे को डाला गया है, वो बहुत वो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको वहां पर शायद उनका सक्सेस कम है, इसलिए वो गैम्बल लिया गया है। बेसिकली कोस्टल कर्नाटका, मैसूर रीजन, जहां पर सर्वे ने बताया है कि बीजेपी हारेगी, वो सीट्स पे ज्यादातर नए फेसेस को लगाया है। इस टिकट बंटवारा को 2 तरीके में देखना बहुत जरूरी है। हमेशा हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करता है कि हम एक नैरेटिव सेट करें हर चुनाव के लिए। शायद बीजेपी ने कोशिश की कि इस बार के चुनाव की नैरेटिव ये हो कि हम पुराने लोगों को, और जो पुराना पानी है तो उसको निकाल के नया पानी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर जब उन्होंने कल भी जिक्र किया कि 52 सीट्स तो नए लोगों को दे रहे, तो फिर इसका मतलब शायद ये था कि उनका बात साफ कहना ये था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नैरेटिव बने, चाहे गुजरात जैसे नैरेटिव हो, या चाहे लोकसभा चुनाव पे हम बहुत सारे सरप्राइजेस देख जाते, तो फिर ऐसे नैरेटिव हो, कुछ तो नैरेटिव बने तो फिर उससे फायदा उठा पाए हम। पर हमेशा ये तो है कि शायद अगर ये टिकट बंटवारा थोड़ा 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले होते हैं, तो फिर ये सरप्राइजेस अगर उस समय आते, तो फिर शायद कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, इन लोगों को संभालने में एनर्जी अभी जाना तो शायद संभव नहीं था, या कोई सोचा भी नहीं था। पर अपना अपना पार्टी का तो डिसीजन है, तो फिर वो उनसे ये शायद सवाल पूछना पड़ेगा। पर अगर ये तो साफ है कि नुकसान तो है, जरूर है, पर ये भी है कि वो लक्ष्मण सवदी का, जैसे मैंने कहा कि उसका नुकसान है, पर ये बाकी 2-3 लोगों को जैसे टिकट कटा है, शायद मुझे नहीं लगता है कि ग्राउंड पे वो ज्यादा असर पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन कहानी इतनी नहीं है। पिछले साल गुजरात चुनाव के समय हमने देखा था कि बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, मतलब राजनीतिक संन्यास की घोषणा की। इसी तरह की एक चिट्ठी कर्नाटका से भी आई। टिकटों की घोषणा से पहले ही बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री KS ईश्वरप्पा ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा को लिखी चिट्ठी में ईश्वरप्पा ने कहा कि पिछले 40 सालों में मुझे कई जिम्मेदारियां दी गई, मुझे डिप्टी CM भी बनाया गया, अब मैं चुनावी राजनीति से संन्यास लेता हूं। शायद ईश्वरप्पा को पहले ही संकेत मिल गया था कि इस बार पार्टी उन्हें टिकट नहीं देने वाली, क्योंकि शाम को आई लिस्ट में उनका नाम था भी नहीं। लेकिन लिस्ट आने के बाद एक इस्तीफे गिरने ही लगे। शिवमोगा में पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ साथ नगर निगम के कई सदस्यों, मेयर्स और डिप्टी मेयर्स ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। कई और नेता भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। ईश्वरप्पा शिवमोगा से ही विधायक हैं। यहाँ आपको बता दें कि ईश्वरप्पा वही नेता हैं जिन पर मंत्री रहते हुए 40% कमीशन मांगने का इल्जाम लगा था। एक ठेकेदार ने कमीशन मांगने का इल्जाम लगाते हुए आत्महत्या भी की थी, जिसके बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक ठेकेदार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी। इस चिट्ठी में सीधे सीधे कई मंत्रियों पर उंगली उठाई गई थी। कांग्रेस नेताओं ने 40% कमीशन का मुद्दा उठाते हुए खूब प्रदर्शन भी किए थे, और अभी भी लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है। और भ्रष्टाचार इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। इससे तर ईश्वरप्पा का नाम हेट स्पीच के कई मामलों में भी सामने आया है। तो ईश्वरप्पा को टिकट न देने के फैसले से क्या नफा नुकसान हो सकता है, अब आप ये समझिए। ईश्वरप्पा को पहले से ही पता था कि वो शायद उनको टिकट मना करेंगे, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्टर ने उनका नाम लेके अपना आत्मा
हत्या किया था, अपना जान ले ली थी। तो ये बड़ी बात है और ये केस अभी भी चल रहा है। हाँ, ईश्वरप्पा को एक क्लीन चिट दिया गया था, मगर वो जो फैमिली है, वो कॉन्ट्रैक्टर की फैमिली है, वो अभी भी कोर्ट में लीगल केस परस्यू कर रहे हैं। तो शायद बीजेपी अब मतलब कोई टेंटेड लीडर्स या लीडर्स को एक अगर कोई इमेज हो या कोई धब्बा उन पे ऊपर हो, उन पे चांस लेना उनको डर लग रहा है यहाँ पर, और वो अच्छी बात है। ये करप्शन एलिगेशन है उनके ऊपर, बड़ा एलिगेशन है, और उस बल पे उनको मना किया गया है टिकट, ये हमें पता चला है। मगर एक और चीज है कि जैसे मैंने कहा, ईश्वरप्पा अब उनका रिटायरमेंट एज आ चुका है। वो अपने बेटे कामतेश के लिए टिकट मांग रहे थे, तो अभी शायद वो वही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हमें ठीक है, हमें टिकट ना दो, आप मेरे बेटे के लिए एटलीस्ट दे दो। अब शिमोगा में ईश्वरप्पा ने जब रिजाइन किया तो बहुत सारे लोग मतलब उनके सपोर्टर्स अब दुखी हैं, और 18 कॉर्पोरेटर्स ने अपना इस्तीफा दे दिया। ये वो नहीं बोल रहे कि वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, मगर यही बोल रहे हैं कि शो ऑफ सपोर्ट, हम शो ऑफ सपोर्ट ईश्वरप्पा के लिए सपोर्ट ऐसे दिखाने के लिए हमने रिजाइन कर दिया। और वो सारे लोग अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, सारे लोग बस शिमोगा से बस अब चढ़ के, अब 5 घंटे का रास्ता है शिमोगा से बेंगलुरु तक। अब यहाँ पर यही घर, येडियुरप्पा के घर यहाँ पर आ रहे हैं और येडियुरप्पा से मिलना चाहते हो, और एक और बार उन येडियुरप्पा के साथ बात करके उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कैसे भी करके ईश्वरप्पा को वापस ले ले। अब बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ। ये कर्नाटका से ही है। चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है कि कभी भारत की सक्सेस स्टोरी कहे जाने वाला अमूल अब गुजराती कब्जा उसे बुलाया जा रहा है। कई इसे नॉर्थ बनाम साउथ की लड़ाई बता रहे हैं। अब कोई राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रीय अस्मिता की बहस में उलझा रहा है। हम नहीं उलझेंगे, बस आपको सीधा सपाट मामला बता देंगे। पहले आपका पात्र परिचय करवाते हैं। 2 नाम हैं, अमूल और नंदिनी। अमूल आप जानते ही हैं, भारत का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड है। 1946 में बना, गुजरात में बेस्ड है। गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, तेलंगाना समेत कुल 13 राज्यों में अमूल दूध बेचता है। इसके अलावा और प्रोडक्ट्स हैं उसके काफ़ी सारे, आइसक्रीम है, पनीर है, क्रीम है, अन्य कुछ राज्यों में भी बिकते हैं। अमूल को चलाता है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इस कहानी में दूसरा पक्ष है कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF। आमतौर पर इस तरह की फेडरेशंस का काम होता है दूध प्रोक्योर करना, उसे प्रोसेस करना, पैकेजिंग और मार्केटिंग करना। तकनीकी सलाह देते हैं, डेयरी का HR भी आप इसको बुला सकते हैं। KMF आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा और महाराष्ट्र में दूध बेचती है। इस फेडरेशन का ब्रांड है नंदिनी। कर्नाटक मार्केट में ये बड़ा प्लेयर है। कुल 21,000 का इसका मार्केट बताया जाता है। पात्र परिचय यहाँ पे खत्म हुआ। अब आते हैं मुद्दे पर। कहानी पिछले साल के दिसंबर से शुरू होती है। कर्नाटक के मांड्या शहर में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की मेगा डेयरी के उद्घाटन का मौका था। गृह मंत्री अमित शाह आए थे। मंच से कुछ औपचारिक बधाइयां दी गई और उन्होंने कह दिया कि अमूल और नंदिनी मिल जाएं तो डेयरी क्षेत्र में चमत्कार हो सकता है। कर्नाटक के विपक्षी दलों ने कहा कि ये नंदिनी को अमूल में मर्ज करके मार्केट बिगाड़ने की साजिश है। बात आई गई हो गई। फिर कुछ दिनों पहले 5 अप्रैल को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने घोषणा की कि वो बेंगलुरु में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अमूल का ताज़ा दूध और दही बेचने की योजना बना रहे हैं। बस इतने पे शुरू हुआ बवाल। विपक्ष ने कहा कि अमूल पुराना और बड़ा ब्रांड है, वो लोकल ब्रांड नंदिनी को खा जाएगा। कांग्रेस ने यह तक कह दिया कि भाजपा का एक देश एक अमूल एजेंडा चल रहा है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर लिखा कि वो नंदिनी को कर्नाटक के लोगों से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धारमैया ने ट्वीट किया, आपने पहले ही कन्नड़ लोगों से बैंक, पोर्ट और एयरपोर्ट छीन लिया, क्या आप हमसे नंदिनी KMF को भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं? राज्य के दूसरे विपक्षी दल जनता दल सेक्युलर के नेता HD कुमारस्वामी ने 8 अप्रैल को इस मुद्दे पर एक लंबा ट्विटर थ्रेड लिखा। ये ट्वीट कन्नड़ भाषा में है, इसलिए हम आपको भावानुवाद बता रहे हैं। उन्होंने कहा, अमूल और नंदिनी के मर्जर को लेकर अमित शाह का बयान इस दिशा में पहली कोशिश थी। इसके बाद नंदिनी के दही पैकेट पर दही लिखने का निर्देश दूसरी कोशिश थी। कन्नड़ लोगों के भारी विरोध के कारण दोनों कोशिश फेल हुई। अब केंद्र सरकार अमूल के जरिए तीसरी बार ये साजिश कर रही है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि राज्य में अमूल के आने पर कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। नंदिनी एक राष्ट्रीय ब्रांड है, अमूल को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। सरकार अमूल और नंदिनी के बीच अच्छी प्रतिस्पर्धा के लिए भी कदम उठाएगी, ऐसा सीएम साहब ने कहा। राजनीति आपने सुन ली, लेकिन 2 पक्षों के अलावा क्या पक्ष हैं वो भी आपको जानना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि अमूल इस मार्केट में बिल्कुल ही नया प्लेयर हो, मतलब कर्नाटका में। अमूल एक अरसे से कर्नाटक में मक्खन, लस्सी, घी, चॉकलेट और आइसक्रीम बेच रहा है। सिर्फ अमूल ही नहीं, और डेयरी ब्रांड्स भी अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं कर्नाटक में। बेंगलुरु में दूध का रोजाना बाजार 30 से 35 लाख लीटर का है और इसमें 80% शेयर फिलहाल नंदिनी के पास है। इसमें हम ये साफ कर दें कि भारत आज़ाद मुल्क है और अमूल कहीं भी बिजनेस करने के लिए आज़ाद है। लेकिन अमूल के इस कदम पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आमतौर पर दूध बनाने वाले संघों के बीच एक आपसी समझ होती है, अलिखित, कि एक सहकारी संघ दूसरे सहकारी संघ के क्षेत्र में दखल नहीं देगा और दूसरे राज्यों में पैर नहीं पसारेगा। आप एमपी जाएंगे तो सांची और अमूल के बीच में इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग है। इन्हीं सवालों और आरोपों के बीच अमूल के प्रबंध निदेशक JN मेहता की सफाई आती है। वो एक जरूरी पॉइंट रेस करते हैं जो कि काफी वैलिड है। उनका कहना है कि अमूल का दूध 54 रुपए लीटर बिक रहा है और नंदिनी 39 रुपए से लेकर 43 रुपए तक। इसलिए कंपटीशन का सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ब्रांड किसी को खा जाएगा, क्योंकि रेट्स में बहुत फर्क है। KMF के प्रबंध निदेशक BC सतीश ने मीडिया से बात की है। उनकी बाइट कई जगह छपी, BBC पे भी है। उनका कहना है कि जब हमारे पास अतिरिक्त दूध होता है तब हम अन्य सहकारी उत्पादकों को सहयोग करते हैं। जब हमारे पास अतिरिक्त दूध होता है तो अमूल हमसे पनीर, चीज़ या ऐसे अन्य उत्पाद खरीदता है। इसे को पैकिंग कहते हैं। अब ये मामला क्षेत्रीय राजनीति में उबल रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि कर्नाटक अमूल से दूध ले रहा हो। अमूल हुबली धारवाड़ में रोजाना 10,000 लीटर तक दूध बेचता भी है। वहीं नंदिनी उत्तर कर्नाटका में रोजाना 1.3 लाख लीटर दूध बेचती है। तो दोनों के साथ काम करने के मॉडल्स हैं। राजनीति से ज्यादा, जैसा हमने आपको पहले बताया, ये मामला उस अलिखित सहमति का है कि जब तक एक बाजार में उत्पाद की कमी नहीं होती तब तक दूसरा कोऑपरेटिव ब्रांड वहां पे दूध बेचता नहीं है जनरली। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के निदेशक D राजशेखर भी इसी स्वर में कुछ कहते हैं। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से देखा जाए तो इसका ग्राहकों पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा। अमूल के दाम 54 रुपए लीटर रहे तो नंदिनी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। हालांकि उनका यह भी तर्क है कि अगर अमूल कर्नाटक के किसानों से सीधे दूध खरीदता है तो इससे किसानों को फायदा हो सकता है। अब तीसरा और लास्ट सेगमेंट। आयकर विभाग ने 30 मार्च को कर्नाटक में कोऑपरेटिव बैंक्स की 16 शाखाओं पर छापेमारी की और सबूतों के आधार पर विभाग का दावा है कि बैंक 1000 करोड़ रुपए के फर्जी खर्च में शामिल है। अधिकारियों ने तलाशी के दौरान 3.3 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेहिसाब नकदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना भी जब्त किया। सोचिए, बैंक में बेहिसाब नकदी। कोऑपरेटिव बैंक अलग अलग बिजनेस और बेरर चेक्स में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर छूट दे रहा था। न KYC भरा जाता था, न कोई मानक ही माने जाते थे। किसे मिल रहा था यह खास डिस्काउंट? ठेकेदारों और रियल एस्टेट कंपनीज को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक इस तरह की छूट का मकसद कैश विड्रॉल के ओरिजिनल सोर्स को छिपाना था। तलाशी के दौरान यह भी पता चला कि बैंक ने नियमों को धता बताते हुए FD खोलने की इजाजत दी और इन्हीं FD के आधार पर लोन्स भी दिए। ये सब बोगस खर्च लगभग 1000 करोड़ रुपए का हो सकता है। हमने आज आपको 3 खबरें सुनाई, चुनावी पैंतरेबाजी, दूध की बहस और फ्रॉड से जुड़ी। जब तक कर्नाटक में नतीजे नहीं आ जाते ऐसी खबरें आती रहेंगी, हम आपको सुनाते रहेंगे। हम भी चुनाव यात्रा पर जाने वाले हैं, प्लानिंग चल रही है, कहाँ कहाँ आ सकते हैं, क्या क्या देख और दिखा सकते हैं, ये कर्नाटक की जनता बताए। बाकी यहीं तक था आज का शो। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।